सोचिए, क्या कोई कंपनी जिंदा रहने के लिए अपनी ही बुनियाद, अपनी ही नींव को बेच सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जहां भारत के एक सबसे आइकॉनिक ब्रांड को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सबने कहा ये तो कॉर्पोरेट सुसाइड है। तो चलिए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सब कुछ बदल गया। साल था 2006। आयशर मोटर्स के नए नवेले सीईओ सिद्धार्थ लाल एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर सच कहूं तो पूरा बिजनेस वर्ल्ड हिल गया। और फैसला क्या था? फैसला ये था कि कंपनी के 15 में से 13 बिजनेस बेच दिए जाएंगे। और सुनिए, इसमें वो ट्रैक्टर डिवीजन भी शामिल था जिसने कंपनी को बनाया था, उसकी पहचान थी। तो सवाल तो बनता है, आखिर क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? देखिए, इस फैसले को जो बाहर से देखने में बिल्कुल पागलपन लगता है, उसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2 अलग-अलग महाद्वीपों पर 2 अलग-अलग कहानियां शुरू हुई जो आकर मिली हिंदुस्तान में। और ये कहानी शुरू होती है ठीक आजादी के बाद, जब नए आजाद हुए भारत को एक चीज की सख्त जरूरत थी, खेती को मॉडर्न बनाने के लिए ट्रैक्टर। तो हुआ ये कि 1936 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में आयशर भाइयों ने ट्रैक्टर बनाने शुरू किए। फिर 1948 तक ये ट्रैक्टर भारत पहुंच चुके थे और देखते ही देखते 1960 तक तो फरीदाबाद में भारत का पहला मेड इन इंडिया आयशर ट्रैक्टर फैक्ट्री से बाहर आ गया। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये जर्मन टेक्नोलॉजी और भारतीय जरूरत का एक जबरदस्त मेल था जिसने किसानों की पूरी एक पीढ़ी की जिंदगी बदल दी। और ये पार्टनरशिप इतनी कामयाब रही, इतनी ज्यादा कि 80 के दशक तक आते आते विक्रम लाल के नेतृत्व में इंडियन कंपनी ने अपनी ही जर्मन पेरेंट कंपनी को खरीद लिया। सोचिए जरा, बिजनेस की दुनिया में ऐसा बहुत बहुत कम होता है। तो अब ट्रैक्टर का बिजनेस तो सेट था, आसमान छू रहा था। आयशर ने सोचा चलो और बड़े बनते हैं, और इसी सोच के साथ 1993 में उन्होंने एक ऐसी कंपनी खरीद ली जो आगे चलकर उनके लिए गले की हड्डी बन गई। और वो कंपनी थी रॉयल एनफील्ड। नाम तो बड़ा था, विरासत शानदार थी, लेकिन 90s के दशक में इसकी हालत एकदम खस्ता थी। बाइक कम बनती थी, खराब ज्यादा होती थी। कंपनी लगातार पैसे डुबो रही थी और आयशर का नाम भी खराब कर रही थी। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। फैक्ट्री की कैपेसिटी थी हर महीने 6000 बाइक बनाने की, और बिक कितनी रही थी? सिर्फ 2000। मतलब आप सोचिए, आपकी फैक्ट्री अपनी 1/3 कैपेसिटी पर चल रही है। घाटा तो होना ही था और वो हर दिन बढ़ रहा था। तो साल 2000 तक आते आते पानी सिर से ऊपर जा चुका था। आयशर के बोर्ड ने मीटिंग की और एक सीधा साफ फैसला लिया, रॉयल एनफील्ड को बंद कर दो, हमेशा के लिए। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में ट्विस्ट होता है। यहाँ भी आया। एक शख्स ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और वो थे विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल, जिन्होंने बस कुछ ही समय पहले कंपनी ज्वाइन की थी। सिद्धार्थ ने बोर्ड से कहा, इसे बंद मत कीजिए। उन्होंने 1 महीना खुद रॉयल एनफील्ड चलाई, उसकी हर प्रॉब्लम को समझा, उसकी रूह को पहचाना, और फिर अपने पिता से कहा, मुझे बस 2 साल दीजिए, मैं इसे प्रॉफिट में लाकर दिखाऊंगा। उन 2 सालों में सिद्धार्थ ने कुछ शुरुआती कामयाबी भी दिखाई। इसे देखकर 2006 में उन्हें कंपनी का सीईओ बना दिया गया। और बस यहीं से उन्होंने अपनी एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फिलॉसफी लागू की। एक साथ 10 चीजें करने से अच्छा है 1 या 2 चीजों पर पूरा फोकस करो और उन्हें दुनिया में बेस्ट बनाओ। और इसी फिलॉसफी के साथ हम वापस आते हैं कहानी के उस सुसाइड मूव पर। सिद्धार्थ ने 13 बिजनेस बेच दिए। हाँ, वो ट्रैक्टर डिवीजन भी बेच दिया जो कंपनी की जान था। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा ध्यान सिर्फ 2 चीजों पर लगा दिया। एक, वो डूबती हुई रॉयल एनफील्ड, और दूसरा कमर्शियल गाड़ियों का डिवीजन। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दांव जिसे सबने बेवकूफी कहा था, क्या वो काम कर गया? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। 2 मजबूत पिलर्स पर एक नया एम्पायर खड़ा करना। पहला पिलर था रॉयल एनफील्ड का नया जन्म। अब फोकस सिर्फ बाइक पर नहीं था, बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक कम्युनिटी बनाने पर था। थंडरबर्ड और क्लासिक 350 जैसे मॉडल आए। ये शायद सबसे तेज बाइक्स नहीं थी, लेकिन इनमें एक बात थी, एक कैरेक्टर था, वो धुक धुक वाली फील थी। और दूसरा पिलर, कमर्शियल व्हीकल्स को और भी तगड़ा बनाना, जिसके लिए 2008 में वोल्वो के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप की गई। और नतीजे तो होश उड़ाने वाले थे। 2015 तक
जो रॉयल एनफील्ड कभी कंपनी पर एक बोझ हुआ करती थी, वही आयशर मोटर्स के टोटल टर्नओवर का 40% हिस्सा बन गई। 40%! और ये तो बस एक पड़ाव था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रॉयल एनफील्ड ने 9 लाख से भी ज्यादा मोटरसाइकिलें बेची। जो ब्रांड मर रहा था वो आज एक ग्लोबल पावर हाउस है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि कभी-कभी जो कदम दुनिया को आत्मघाती लगता है ना, अगर उसके पीछे एक जबरदस्त फोकस हो तो वही कदम कंपनी का पूरा इतिहास बदल सकता है। जिस फैसले को बेवकूफी कहा गया, उसने न सिर्फ एक आइकॉनिक ब्रांड को बचाया, बल्कि एक नया, पहले से कई ज्यादा ताकतवर साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी एक नई विरासत बनाने से बेहतर होता है किसी पुरानी विरासत को पूरी शिद्दत से बचाना। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।